नमस्कार दोस्तों। हरियाणा पावर यूटिलिटीज के यूडीसी एग्जाम जो पेपर 3 है 100 मार्क्स का, उसमें पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को डिवाइड किया गया है। 50 नंबर, 35 नंबर और 15 नंबर। तो एचवीपीएनएल, एचपीजीसीएल, यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन कुछ एक पार्ट्स कॉमन है। जैसे अभी ये 50 नंबर का है, ये कॉमन दिया गया है, जिसमें कंज्यूमर अकाउंट्स, स्टोर अकाउंट्स, जो एमओआई है, पीडब्ल्यूडी कोड वगैरह। उसके बाद पार्ट बी में यूएचबीवीएनएल, एचवीपीएनएल और डीएचबीवीएनएल के लिए सेल्स मैनुअल, जिसमें ग्रांट ऑफ इलेक्ट्रिक कनेक्शन, अल्ट्रेशन, एडिशन टू एग्जिस्टिंग कनेक्शन वगैरह, जब 35 नंबर का आता है। बच गया 15 नंबर का, जो कि एचवीपीएन कैंडिडेट्स के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंस, एचईआरसी से टैरिफ, पावर्स एंड फंक्शंस रहता है। यूएच और डीएच का डिस्ट्रीब्यूशन जो उनका काम रहता है। एचईआरसी की पावर्स और फंक्शंस रहते हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस की आज हम सीरीज स्टार्ट करते हैं, जो यूएच, डीएच और एचवीपीएनएल के यूडीसी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कंज्यूमर लेजर? कंज्यूमर लेजर क्या होता है? हाउ इज इट रिटेन्ड एंड मेंटेन्ड इन द सब डिवीजन? तो जब हम कंज्यूमर लेजर की बात करें, इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, तो जब रेवेन्यू असेसमेंट, जो एक बिल तैयार किया जाता है कंज्यूमर के लिए, और कंज्यूमर रेवेन्यू रियलाइजेशन, जो बिल भरता है वो रेवेन्यू रियलाइजेशन है। तो इनका जब रिकॉर्ड कहीं रखा जाता है, वो कंज्यूमर लेजर होता है। कंज्यूमर लेजर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ द डिस्कॉम, as it records all the amount of revenue assessment and revenue realization thereon। तो इन दोनों का रिकॉर्ड रखता है, एक इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड है डिस्कॉम का। अब इसको मेंटेन करने की बात कर लेते हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए अगर हम बात करें कि कंज्यूमर लेजर, तो कैटेगरीज अलग अलग रहती हैं। हाई टेंशन, एग्रीकल्चर पावर और डोमेस्टिक, और भी बहुत सारी हैं। तो इन सभी का अलग अलग लेजर बनाया जाता है। इसमें कहीं कंडीशन नहीं दी कि अलग अलग लेजर बनाना ही जरूरी है। अगर कंज्यूमर्स कम होते हैं किसी ग्रुप में, तो इकट्ठा भी किया जा सकता है। सेपरेट लेजर्स शुड बी प्रीपेड फॉर ईच ग्रुप बीइंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। हाउएवर देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू अकोमोडेटिंग द मोर देन वन ग्रुप इन द सेम कंज्यूमर लेजर। एक कंज्यूमर लेजर में ज्यादा ग्रुप भी हो सकते हैं व्हेन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन वन ग्रुप आर लेस। अगर कंज्यूमर्स ज्यादा हैं तो सभी के लिए अलग अलग मेंटेन करना है कंज्यूमर लेजर। जब हम कम या ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो एक दायरा है, लिमिट दी गई है कि 250 कंज्यूमर्स अगर होते हैं तो एक कंज्यूमर लेजर, अगर इससे ज्यादा कंज्यूमर होते हैं तो एक अलग से, एक सेपरेट कंज्यूमर लेजर बनाना चाहिए। तो 250 consumers, maximum number of consumers should not be more than 250 in one consumer ledger. New consumer ledger should be maintained if the number of consumers exceeds more than 250। 200 से ज्यादा, 250 से ज्यादा होते ही हमें एक नया कंज्यूमर लेजर मेंटेन कर लेना चाहिए। तो कंज्यूमर लेजर में जब हम एंट्री करते हैं, तो जब कोई नया कंज्यूमर आता है, उसका सर्विस कनेक्शन ऑर्डर होता है। तो सर्विस कनेक्शन ऑर्डर होने से पहले ही हमें कंज्यूमर लेजर में अकाउंट नंबर लिख देना चाहिए। अकाउंट नंबर शुड बी एंटर्ड इन द कंज्यूमर लेजर बिफोर इश्यू ऑफ सर्विस कनेक्शन ऑर्डर, SCO। ये फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती हैं, इसलिए इनको आप अभी से ध्यान रखना शुरू कर दें। सर्विस कनेक्शन ऑर्डर जब जारी किया जाता है नए कस्टमर को, तो वो इश्यू होने से पहले ही अकाउंट नंबर हमें कंज्यूमर लेजर में लिख देना चाहिए। कंज्यूमर का SCO हो गया, वो सप्लाई यूज कर रहा है घर पर। अगर फ्यूचर में कभी भी उस कंज्यूमर को अगर टेम्परेरी कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी,
तो उसके बारे में ये बताया है कि एग्जिस्टिंग कंज्यूमर होने के बावजूद जो टेम्परेरी कनेक्शन होगा वो अलग दिया जाएगा और सफिक्स्ड बाय टी जो टेम्परेरी को रिप्रेजेंट करता है। In case of temporary connection, T should be suffixed against the account number allotted to the consumer. तो जो अकाउंट को कंज्यूमर को जो अकाउंट नंबर अलॉट किया जाएगा उसके बाद हमें T सफिक्स कर देना है जो इंडिकेट करेगा कि ये टेम्परेरी कनेक्शन है। और ये जो टेम्परेरी कनेक्शन है ये कंज्यूमर का जो पहले का एग्जिस्टिंग कनेक्शन है उससे अलग रहता है। इवन इफ द टेम्परेरी कनेक्शन इज गिवन टू द परमानेंट कंज्यूमर को भी जब टेम्परेरी कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ए सेपरेट टेम्परेरी अकाउंट नंबर शुड बी अलॉटेड, एक नया टेम्परेरी अकाउंट नंबर उसको अलॉट किया जाता है। तो टेम्परेरी कनेक्शन के मामले में एक नया टेम्परेरी अकाउंट नंबर इशू कर दिया जाता है। अगर कंज्यूमर अपनी लोकेशन को एक जगह से दूसरी जगह में चेंज करता है उसी सब डिवीजन के अंडर में, तो उस वक्त भी जो कैंडिडेट है, जो कंज्यूमर है, उसको नई जगह पर नया अकाउंट नंबर दिया जाता है और पुराने वाला जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। If a consumer changes his site of premises from one locality to another locality under the location of the same subdivision, अगर उसी subdivision के अंडर में है तब भी a new account number should be issued and the previous connection should be disconnected. फिर सिचुएशन आती है अगर कंज्यूमर पेमेंट नहीं करता है। पेमेंट इन द सेंस बिल पेमेंट, अगर कंज्यूमर ने बिल नहीं भरा है और उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, ऐसी सिचुएशन में भी जो अकाउंट नंबर है वो बंद नहीं किया जाता और ये जब तक नहीं किया जाता है जब तक कि वो कंज्यूमर पेमेंट ना करते। If the consumer does not make the payment and he is disconnected, then his name will continue to stand in the consumer ledger. Consumer ledger में उसका नाम रहेगा, उसको नहीं हटाया जाएगा, तब तक नहीं हटाया जाएगा until and unless he does not make all the payments. जब सारी पेमेंट्स हो जाएंगी और कनेक्शन डिस्कनेक्टेड है उस वक्त उसको वहां से हटा दिया जाएगा। ये बात थी जब कंज्यूमर बिल की पेमेंट नहीं कर रहा। अगर किसी कंज्यूमर को टेम्परेरी डिस्कनेक्ट करना है 2 महीने 4 महीने, उसके बाद उसको फिर वहीं पर कनेक्शन की जरूरत होती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी उसको नया अकाउंट नंबर नहीं दिया जाता है। When the connection of the consumer is temporarily disconnected, a new account number is not given to the consumer when the premises is reconnected. तो ये सिचुएशंस दी गई हैं, हमें यही ध्यान रखना है कि किस सिचुएशन में जो रिकनेक्शन है उस वक्त नया अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया जाता है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है कि पेमेंट या नॉन पेमेंट की वजह से उसका नाम लेजर में से नहीं हटाया जाता है। कनेक्शन डिस्कनेक्शन के बाद अब मीटर की बात करते हैं कि जब मीटर रीडर रीडिंग लेते हैं तो जब इनिशियली मीटर इंस्टॉल किया गया था या फिर डिस्कनेक्ट करते समय जो फाइनल रीडिंग होती है उस वक्त तक पर हम डेसिमल में उसकी रीडिंग लेते हैं। अदरवाइज जो मीटर की रीडिंग होती है वो इंटीजर्स में होती है कि नेक्स्ट बिलिंग में वो पूरी हो जाएगी, तो इसलिए इंटीजर्स में उसकी रीडिंग ली जाती है। फर्स्ट एंड फाइनल रीडिंग ही डेसिमल में होती है। मीटर रीडिंग टेकन बाय द मीटर रीडर इज पोस्टेड इन द कंज्यूमर लेजर, हम कंज्यूमर लेजर में पोस्ट करते हैं उसको। मीटर रीडिंग शुड बी पोस्टेड इन द इंटीजर एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल रीडिंग वेयर इट इज पोस्टेड इन द डेसिमल। तो ये सिचुएशन होती है जब हम डेसिमल में पोस्ट करते हैं, अदरवाइज इंटीजर में ही इसकी पोस्टिंग
होती है। जब मीटर रीडिंग ले ली है तो जो रेवेन्यू असेसमेंट बनता है उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जितना यूनिट्स यूज किया उसको हम टैरिफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि वहां की जो टैरिफ है वो क्या है और कितना कंज्यूम किया है इलेक्ट्रिसिटी, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। मीटर रीडिंग टेकन बाय द मीटर रीडर शैल बी मल्टीप्लाइड बाय द टैरिफ रेट ऑफ रिलीवेंट कैटेगरी, क्योंकि हर एक कैटेगरी का टैरिफ अलग अलग रहता है, ऑफ द कंज्यूमर टू फाइंड द फिगर ऑफ द रेवेन्यू असेसमेंट, कि कंज्यूमर का कितना बिल बनता है वो मीटर रीडिंग को टैरिफ से मल्टीप्लाई करने पर ही होता है। तो मीटर रीडिंग को जब टैरिफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा रेवेन्यू असेसमेंट जो एनर्जी बिल है वो आ गया। अब इस एनर्जी बिल को जब कंज्यूमर पे करता है, जो अमाउंट पे करता है इस रेवेन्यू असेसमेंट जितनी हो गई है उतनी अमाउंट को, तो रेवेन्यू रियलाइजेशन कहलाता है और ये कंज्यूमर लेजर के रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉलम में पेस्ट किया जाता है। अमाउंट deposited by the consumer against the energy bills are also posted under the revenue realization column of the consumer ledger। हमने देखा कि कंज्यूमर लेजर को कैसे मेंटेन किया जाता है। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो इन्हीं पॉइंट्स को फटाफट देखते हैं कि सेपरेट लेजर प्रिपेयर किया जाता है हर एक ग्रुप के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर कंज्यूमर कम है किसी ग्रुप में तो जरूरी नहीं है कि अलग अलग किया जाए। किसी भी कंज्यूमर लेजर में 250 से ज्यादा कंज्यूमर नहीं हो सकते। अगर इससे ज्यादा होते हैं तो नया कंज्यूमर लेजर बनाना पड़ता है। कंज्यूमर लेजर में एससीओ जारी करने से पहले ही अकाउंट नंबर लिखना होता है। जब कभी भी कोई भी टेम्परेरी कनेक्शन दिया जाता है तो सफिक्स बाई टी रहता है जिससे इसकी पहचान हो। अगर टेम्परेरी कनेक्शन किसी परमानेंट कनेक्शन को वाले कंज्यूमर को भी दिया जाता है तो अलग से एक टेम्परेरी अकाउंट अलॉट किया जाता है। अगर कंज्यूमर अपना प्रीमाइजेस को चेंज करता है तो पुराने वाले कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना होता है और नई जगह पर नया अकाउंट नंबर दिया जाता है। अगर कोई डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है कंज्यूमर का अकाउंट बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट नहीं करता है तो उसको भी जब तक नहीं हटाया जाता जब तक कि वो कंज्यूमर पूरी पेमेंट ना कर दे। और जब कभी डिस्कनेक्ट किया जाता है टेम्परेरी किसी कंज्यूमर को तो रिकनेक्ट करने पर उस प्रीमिसेस में नया अकाउंट नंबर नहीं दिया जाता है। मीटर रीडिंग फर्स्ट एंड फाइनल 2 बार तो डेसिमल में ली जाती है। उसके अलावा जो भी रीडिंग ली जाती है वो सभी इंटीजर में होती है। मीटर रीडिंग को जब हम टैरिफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रेवेन्यू असेसमेंट आ जाता है जो एनर्जी बिल है, और इस एनर्जी बिल को जब कंज्यूमर पे करता है वो हमारा रेवेन्यू रियलाइजेशन होता है और वो कंज्यूमर लेजर के रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉलम में पोस्ट किया जाता है। अब हमने बात की मेंटेनेंस की। अब इसकी एक्यूरेसी की अगर हम बात करें कि इसकी एक्यूरेसी कैसे इंश्योर की जाएगी, तो जब कभी भी जो नेट अमाउंट पेएबल है किसी कंज्यूमर के द्वारा जो रेवेन्यू असेसमेंट किया गया है, अगर वो समय पर बिल भर दिया जाता है तो कोई सरचार्ज नहीं लगता, अदरवाइज सरचार्ज पे करना पड़ता है कंज्यूमर को अगर वो ड्यू डेट चली जाती है तो जो नेट अमाउंट पेएबल हमने मान लिया कि 201 रुपए है, सरचार्ज लगा नहीं। रेवेन्यू रियलाइजेशन है जो कंज्यूमर ने पे किया। मान लीजिए कि यहाँ पर 100 रुपीज पे करता है कंज्यूमर एनर्जी बिल के अगेंस्ट, तो 100 रुपए उसने पे किए हैं और जब ये महीने का क्लोजिंग हुआ, अगले महीने का जो बैलेंस शो करेगा उस कंज्यूमर का, यहीं पर जो बैलेंसिंग इक्वेशन है इसकी कंज्यूमर लेजर की यही है कि जो पे करना
था नेट पेएबल अमाउंट थी, प्लस अगर कोई सरचार्ज है वो नेट पेएबल अमाउंट प्लस column pertaining the amount of surcharge minus column pertaining the revenue realization is equal to the balance of the next month. Consumer ledger is said to be accurate if total of the column pertaining to the net amount payable plus total of the column pertaining to the surcharge and minus total of the column pertaining to the realization is equal to the balance of the next month in the consumer ledger. तो यही हमारी एक्यूरेसी की इक्वेशन है कि 201 रुपए कंज्यूमर को पे करना था, उसके ऊपर सरचार्ज हमने जो एग्जांपल लिया इसमें 100 रुपए उसने पे किए, तो 101 रुपए उसका बैलेंस रहेगा जो अगले महीने के बैलेंस में शो करेगा। अगर ये बराबर होता है तो ये एक्यूरेट है, अदरवाइज इसमें अगर डिफरेंस आता है तो वो एक्यूरेसी नहीं होती उस कंज्यूमर लेबर की। तो हमें इक्वेशन जो ये पूछी जाती है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन, तकरीबन हर बार। इसके बाद ओवरचार्ज और अंडरचार्ज की अगर हम बात करें कि जो गलतियां होती हैं तो उनकी करेक्शन भी की जाती है। ओवरचार्ज अंडरचार्ज को तो हम SC एंड AR के थ्रू कर लेते हैं। उसके अलावा कभी भी अगर फिगर में लिखने में गलती हो जाती है उस वक्त क्या करेंगे? तो सिचुएशन ऐसी होती है कि जब रेवेन्यू असेसमेंट का फिगर हमने तैयार किया, ये फिगर डिवीजन में भेजा जाता है, तो ऐसी यहाँ पर दो सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं कि अगर डिवीजन में नहीं भेजा गया है, नॉट सेंट टू डिवीजन, अगर डिवीजन में नहीं भेजा गया है तो जो हमारा फिगर गलत हुआ है, इनकरेक्ट है, जो मिस्टेक है उसको हम लाइन लगाकर जो सही फिगर है उसको लिखकर इनिशियल कर देंगे। जो रेवेन्यू अकाउंटेंट है, अगर फिगर नहीं भेजा गया है रेवेन्यू असेसमेंट, फिगर भेज दिया गया है सेंट टू डिवीजन, तो उस वक्त ये करेक्शन करने की हमारे पास ऑप्शन नहीं बची, तो उस वक्त हम यूज करते हैं SC एंड AR रजिस्टर कि जो गलती हुई है, जो मिस्टेक हुई है, हम इसमें एंट्री कर लेते हैं और अगले महीने में SC एंड AR से कंज्यूमर लेजर में उस मिस्टेक का, उस गलती का हवाला देते हुए कंज्यूमर लेजर में एंट्री कर दी जाती है। इफ ए मिस्टेक इज डिस्कवर्ड बिफोर इंटीमेशन ऑफ द रेवेन्यू असेसमेंट फिगर टू द डिवीजन ऑफिस, then it may be corrected by drawing the line over incorrect entries and by inserting the correct figure under the initials of commercial assistant और revenue assistant उसका initial कर देता है और नए जो सही अमाउंट है उसको लिख देते हैं। If a mistake is discovered after submission of the revenue assessment figure to the divisional office, it may be set right through sundry charges एंड अलाउंस रजिस्टर SC एंड AR के थ्रू की जाती है। अगर हमने फिगर भेज दिया है तो इन द नेक्स्ट मंथ बाय गिविंग द सेपरेट रेफरेंस ऑफ दैट मिस्टेक, तो उसके अगले महीने में इसको ठीक कर दिया जाता है। सन्ड्री चार्ज एंड अलाउंस रजिस्टर जो हमारा एडजस्टमेंट का एक माध्यम है, उसी के माध्यम से ही सारी एंट्रीज की करेक्शन या कोई अंडर चार्ज है, ओवर चार्ज है, या छोटे मोटे और जो सन्ड्री चार्जेस वगैरह भी हैं, सर्विस कनेक्शन ऑर्डर वगैरह, ये सभी SC एंड AR के थ्रू होती हैं। तो ये क्या होता है और इसको मेंटेन करने का पर्पज क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस। अब हम SC एंड AR को शॉर्ट फॉर्म में ही बोलेंगे। तो SC एंड AR है ये CA 41 में मेंटेन की जाती है या कहें कि प्रिपेयर किया जाता है। और इसके पर्पज के बारे में अगर हम बात करें कि इसको क्या क्या पर्पज है इसके लिए, तो जब कभी भी सन्ड्री सर्विसेज होती हैं कि टेम्परेरी डिस्कनेक्शन ऑर्डर
या परमानेंट डिसकनेक्शन ऑर्डर, सर्विस कनेक्शन ऑर्डर या फिर फ्यूज रिप्लेसमेंट ऑर्डर होता है। इन सभी के लिए जो चार्जेस होते हैं वो एससी एंड एआर में ही एंटर किए जाते हैं। चार्जेस फॉर सन्ड्री सर्विसेज सच एज एससीओ, टीडीसीओ, पीडीसीओ, इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है क्वेश्चंस में, ये भी ध्यान रखें। फ्यूज रिप्लेसमेंट ऑर्डर्स या फिर डुप्लीकेट बिल्स, इनके जो चार्जेस हैं वो एससी एंड एआर में पोस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा जब कभी भी कंज्यूमर के अकाउंट की जो सिक्योरिटी है वो प्राप्त की जाती है और उसको एडजस्ट करना हो, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर अकाउंट सिक्योरिटी, तो वो भी एससी एंड एआर के थ्रू ही की जाती है। जब कभी भी बिजली चोरी या फिर जो अनऑथोराइज्ड यूज होता है उस समय भी जो चार्जेस वगैरह हैं उनका जो अकाउंट है उसको ओवरऑल किया जाता है। ओवरऑलिंग ऑफ अकाउंट्स फॉर थेफ्ट एंड अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चार्जेस थे अनऑथोराइज्ड या थेफ्ट की वजह से। अगर ओवर चार्ज या अंडर चार्ज भी कर दिया जाता है और अकाउंट क्लोज कर चुके हैं, उस वक्त भी एससी एंड एआर के थ्रू ही एडजस्टमेंट होती है। पोस्टिंग ऑफ अंडर चार्जेस एंड ओवर चार्जेस नोटेड आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द कंज्यूमर अकाउंट। कंज्यूमर अकाउंट क्लोज करने के बाद अगर अंडर चार्ज या ओवर चार्ज है उसकी पोस्टिंग भी एससी एंड एआर में की जाती है। इसके बाद जब कभी भी इरिकवरेबल अमाउंट होती है, इरिकवरेबल अमाउंट को हम राइट ऑफ करते हैं कि काफी लंबा समय बीत चुका है, हमें पता है कि ये अमाउंट अब नहीं आएगी, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आदेश जारी कर देती है कि इसको राइट ऑफ कर दो, तो वो बैड डेट्स कहलाते हैं। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एससी एंड एआर मेंटेन करने के पर्पज हमने यहाँ पर डिस्कस किए, इनको एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि जब कभी भी सन्ड्री सर्विसेज होती हैं उनका चार्जेस एससी एंड आर में पोस्ट किया जाता है। कंज्यूमर के अकाउंट की सिक्योरिटी जो अमाउंट का एडजस्टमेंट करना होता है वो भी एससी एंड एआर के थ्रू। अनऑथोराइज्ड या थेफ्ट होता है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का, उसके अकाउंट का ओवरऑलिंग करना हो, ओवर चार्जेज या अंडर चार्जिंग के एडजस्टमेंट करनी हो, वो भी एससी एंड एआर के थ्रू होती है। और बैड डेट्स राइट ऑफ की जाते हैं उस वक्त, वो भी एससी एंड एआर के थ्रू होती है। तो ये पर्पज होते हैं। तो जब राइट ऑफ किए जाते हैं बैड डेट्स, तो कंज्यूमर लेजर में एससी एंड एआर कॉलम होता है, उसमें वो अमाउंट पोस्ट की जाती है। कंज्यूमर लेजर की डेफिनेशन, उसकी मेंटेनेंस और एक्यूरेसी हमने डिस्कस की। अब हम एससी एंड एआर की बात कर रहे हैं। इसका जो मेंटेनेंस, इसका पर्पज है वो हमने देख लिया। अब हम इसकी एक्यूरेसी देखेंगे कि इसकी एक्यूरेसी कैसे मेंटेन की जाती है। What is the procedure for maintaining the accuracy of the SC and AR? SC and AR, जब कभी भी कोई भी क्लर्क जब इस लेजर में पोस्टिंग करता है तो वो लेजर क्लर्क कहलाता है। तो लेजर क्लर्क डे टू डे इसकी एंट्री करता है रिस्पेक्टिव जॉब ऑर्डर से, और जब SC एंड AR में एंट्री कर दी है तो फिर यहां से एंट्रीज को ट्रांसफर किया जाता है कंज्यूमर लेजर में। पर्टिकुलर कंज्यूमर के पेज पर वो एंट्री होती है। सन्ड्री चार्जेस एंड अलाउंस register is posted by the ledger clerk on day-to-day basis from the respective jobs order, and its entries are simultaneously transferred in the consumer ledger against the name of the respective consumer. कंज्यूमर लेजर में पोस्टिंग, तो कैटेगरीज भी अलग अलग हैं, इसलिए कैटेगरी वाइज इनकी पोस्टिंग की जाती है। सन्ड्री चार्जेस एंड अलाउंस रजिस्टर फॉर ईच कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर इज प्रीपेड सेपरेटली। कंज्यूमर लेजर में एंट्री तो कर दी एससी एंड एआर से, लेकिन जब इन एंट्रीज की जो एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, वो एक्यूरेसी बिना चेकिंग के जो हायर अथॉरिटी है अगर वो चेक कर लेती है
तो इसकी एक्यूरेसी हम मान लेते हैं, अदरवाइज एक शंका रहती है कि ये एक्यूरेट है या नहीं। तो इस मामले में जब हम चेकिंग की बात करें तो रेवेन्यू यूडीसी चेक करता है, उसके बाद और हायर अथॉरिटी रेवेन्यू अकाउंटेंट, एसडीओ या जेई वो भी चेक करते हैं। तो इनका लेवल दिया गया है कि जितनी भी पोस्टिंग होती हैं, ट्रांसफर होती हैं एंट्रीज कंज्यूमर लेजर में 100% चेक की जाएंगी यूडीसी रेवेन्यू द्वारा और कम से कम 25% एंट्रीज एचडीओ, जेई या रेवेन्यू अकाउंटेंट के द्वारा चेक की जाएंगी। द एंट्रीज रिकॉर्डेड in the SC and AR register which are further transferred to the consumer ledger should be checked 100% by the UDC revenue under his dated initial कि 100% चेकिंग करेंगे और उसके बाद इनिशियल और साथ में डेट लिखनी जरूरी है, डेटेड इनिशियल होगा। उसी प्रकार 25% जो एसडीओ करता है उसकी भी डेटेड इनिशियल रहेगा। एसडीओ, JEE and revenue accountant should also check the 25% of the entries transferred from the SC and AR to consumer ledger under his dated initial। उनको भी डेट डालकर इनिशियल करना है। तो यहाँ उसकी एक्यूरेसी की जब बात करें कंज्यूमर लेजर की, जो SC एंड AR से एंट्रीज ट्रांसफर की जाती है, ये मेन पॉइंट्स होते हैं हमारा कि रेवेन्यू यूडीसी 100% चेक करता है एंट्रीज को, एसडीओ, जेई एंड रेवेन्यू अकाउंटेंट एटलीस्ट 25% एंट्रीज को चेक करते हैं। अब एक्यूरेसी भी हम डिस्कस कर चुके। अब ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, एनर्जी बिल है, वो पे नहीं कर रहा है, तो उसको जब राइट ऑफ किया जाता है तो राइट ऑफ करने के लिए जो इरिकवरेबल अमाउंट है उसके लिए सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो सैंक्शनिंग ऑर्डर जारी करती है कि ये अमाउंट राइट ऑफ करनी है। तो राइट ऑफ करने वाली इस अमाउंट के बारे में हम SC एंड AR रजिस्टर में एंट्री करेंगे, साथ में जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसका नाम लिखेंगे। On receipt of the sanctioned order to write off irrecoverable amounts against consumers, its entry should be first made in the SC and AR by mentioning the name of the sanctioning authority। तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी का हमने नाम लिख दिया है, सैंक्शन जो ऑर्डर है उसकी एंट्री SC एंड AR में कर दी है कि इतनी अमाउंट है। फिर इस अमाउंट को हम जो कंज्यूमर लेजर का SC एंड AR कॉलम होता है वहां पर पोस्ट करेंगे ताकि वो वहां से अमाउंट जो स्टैंडिंग आउट अमाउंट है वो वहां से क्लियर हो सके। Thereafter the amount shall be posted under SC and AR in the consumer ledger। In this way the amount standing out against the consumer should be cleared। कि जो अमाउंट इस कंज्यूमर को पे करनी थी उसका SC एंड AR में करके हम उस अमाउंट को क्लियर कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, तब इस कंज्यूमर का अकाउंट क्लोज हो जाता है। क्योंकि बिना बराबर किए इसको क्लोज नहीं किया जा सकता, तो इसलिए राइट ऑफ का जब आदेश होता है SC एंड AR रजिस्टर में एंट्री की जाती है, फिर कंज्यूमर लेजर का SC एंड AR कॉलम में उसकी एंट्री करके स्टैंडिंग आउट जो अमाउंट है उसको क्लियर कर दिया जाता है। ओवर चार्जेस और अंडर चार्जेस ये लगा दिए जाते हैं, तो इनका जो एडजस्टमेंट किया जाता है उसका प्रोसीजर क्या है, इसकी रिकवरी या रिफंड का तरीका क्या है। सबसे पहले हम ओवर चार्जेस और अंडर चार्ज की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक शेड्यूल रेट होता है, अगर इस शेड्यूल रेट से चार्जेस ज्यादा लगा दिए जाते हैं तो वो ओवरचार्ज कहलाता है। When bill is raised to the consumer at the higher scale as compared to the schedule rate is known as overcharges।
और जब इस शेड्यूल रेट से कम चार्ज लगाते हैं तो अंडर चार्ज। व्हेन बिल इज रेज टू द कंज्यूमर एज लोअर रेट एज कंपेयर्ड टू शेड्यूल रेट इज नोन एज अंडर चार्जेज। अब अंडर चार्जेज और ओवर चार्जेज का मीनिंग हमने समझ लिया। तो जब कभी भी इंटरनल ऑडिट पार्टी ऑडिट करती है उस वक्त ओवर चार्जेज या अंडर चार्जेज मिलते हैं तो उसके हम SC एंड AR में एंट्री कर लेते हैं। SC एंड AR से फिर हम कंज्यूमर लेजर में उसकी एंट्री कर देते हैं। The cases of the undercharges and overcharges pointed out by the internal audit party during the audit of consumer accounts, consumer के अकाउंट के ऑडिट के समय। तो as and when the cases of the undercharges and overcharges are found, the same should be entered in the SC and AR. Thereafter, the amount shall be transferred to the consumer ledger against the name of the concerned consumer. ऐसी सिचुएशन में हमने पॉइंट आउट हो गए, ओवरचार्ज अंडरचार्ज SC एंड AR में नोट कर दिए, एंट्री कर दी, उसके बाद कंज्यूमर लेजर में ट्रांसफर कर दी। अब कंज्यूमर लेजर में ट्रांसफर होने के बाद सिचुएशन ये आती है कि वो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है या परमानेंटली डिस्कनेक्टेड कंज्यूमर है। अगर ओवरचार्ज है या अंडरचार्ज है, जो भी है, अगर वो एग्जिस्टिंग कस्टमर का है तो उसका जो नेक्स्ट बिल होता है उसमें वो एडजस्ट कर दिया जाता है। When the charges and overcharges are pointed out against the existing consumer, their account shall be debited or credited as the case may be in the subsequent bills. Debit और credit डिपेंड करता है कि ओवरचार्ज किया गया था या अंडरचार्ज किया गया था। इसके बाद कि where undercharges and overcharges are pointed out against the permanent disconnected consumer, then the following actions are taken. अगर परमानेंट डिस्कनेक्टेड कंज्यूमर है उस वक्त सिचुएशन अराइज होती है कि ओवरचार्ज है या अंडरचार्ज है। अगर अंडरचार्ज किया हुआ है और परमानेंटली डिस्कनेक्टेड कंज्यूमर से वो रिकवर नहीं हो पा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में जो कंसर्न्ड ऑफिशियल है उसको पे करना पड़ता है। If undercharges are not recoverable from permanently disconnected consumer, then undercharges will be recovered from the official responsible for the same. जिसकी वजह से जिन्होंने ये अंडरचार्ज लगाया है उस ऑफिशियल को ये पे करना पड़ता है। ये सिचुएशन थी अंडरचार्ज की। अगर ये ओवरचार्ज होता है तो ओवरचार्ज की सिचुएशन में ये है कि कंज्यूमर जब तक डिमांड नहीं करता है तब तक उस ओवरचार्ज को रिफंड नहीं किया जाता है। द रिफंड ऑफ ओवरचार्जेस शैल नॉट बी मेड टू द कंज्यूमर अंटिल एंड अनलेस ओवरचार्जेस आर डिमांडेड बाय हिम। मान लीजिए अगर डिमांड कर भी दी कंज्यूमर ने, अगर डिमांड नहीं करता है तो उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। ये परमानेंटली डिस्कनेक्टेड कंज्यूमर की बात है। अगर डिमांड कर देता है तो ऐसी सिचुएशन में जो डिपॉजिट हेड है उसमें से क्रेडिट होगा और रेवेन्यू हेड से डेबिट होगा। ये एडजस्टमेंट भी हम SC एंड AR के थ्रू ही करेंगे। As such charges against permanently disconnected consumer shall be adjusted through the given credit to deposit head and debit to revenue head through SC and AR at the closing of the financial year. तो ये अंडरचार्ज और ओवरचार्ज को कैसे सेटल किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, ये उसका प्रोसीजर। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है इसलिए हम बाकी के पॉइंट्स को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।